तो सबसे पहले आपको ये समझना है कैटालिसिस क्या है। जैसे आपको बताया गया कि एडजॉर्प्शन एक प्रोसेस है, उसमें दो कैंडिडेट थे, एक एडजॉर्बेंट और दूसरा एडजॉर्बेट। वैसे ही यहाँ पे कैटालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट यानी एक जो मेटल है या फिर एक कंपाउंड है जो भी है कैटलिस्ट होए और दूसरा जो है वो रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसी के बारे में अपने आज डिटेल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कैटालिसिस का डिफिनीशन देने से पहले आपको कैटलिस्ट का डिफिनीशन देना है। कैटलिस्ट क्या है? मीन्स एनी एक्सटर्नल मटेरियल which cannot take part in the chemical reaction only increase the rate of chemical reaction is known as a catalyst, and by the help of catalyst to increase the rate of reaction this phenomena is known as catalysis। मतलब कोई भी बाह्य पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, बढ़ा दे, लेकिन अभिक्रिया में भाग न ले, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बढ़ने की घटना को हम कहते हैं कैटालिसिस। तो कैटलिस्ट इज द एक्सटर्नल मटेरियल which cannot take part in the chemical reaction only increase the rate of chemical reaction is known as catalyst, and by the help of catalyst the rate of reaction increase, this process is known as a catalysis। अब देखिए क्या है कि सबसे एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन बनाने का जो मेथड है वो है हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। यानी जैसे मान लीजिए आप कहोगे आपका KClO3, इसको हमने हीट किया है और यहाँ पे हो गया आपका KCl प्लस 3O2, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कितना, 2 कर लेते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, 653 टू 873 केल्विन टेम्परेचर। मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को डिसोसिएट करके यानी पोटेशियम क्लोरेट को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन बनाने का जो मेथड है वो मेथड कितने टेम्परेचर पे चल रहा था, 553 केल्विन टेम्परेचर से लेके कितना, 873 केल्विन टेम्परेचर में रिएक्शन चल रहा था। अब इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन चल रहा था वो काफी स्लो चल रहा था, टेम्परेचर भी हाई था, लेकिन फिर भी रिएक्शन क्या चल रहा था, स्लो चल रहा था। लेकिन जब हमने इसमें MnO2 यानी कि MnO2 एक एक्सटर्नल मटेरियल मिला दिया जो है MnO2। अब इस एक्सटर्नल मटेरियल को मिलाने के बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 573 टू 650 यानी 633 केल्विन। अब जरा देखिए कि जब MnO2 नहीं था तो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने टेम्परेचर पे चल रहा था, 653 से लेकर के 873, यानी कंप्लीट डिकम्पोजिशन के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए। अब इस टेम्परेचर पे जो रिएक्शन चल रहा था वो काफी स्लो चल रहा था। लेकिन जब हमने क्या किया कि रिएक्शन अगर स्लो चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्लो रिएक्शन चल रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, उसके बाद टाइम ज्यादा लगेगा, साथ में क्या लगेगा, टेम्परेचर भी ज्यादा लगेगा, जिससे एक्सपेंस बढ़ जाएगा और एक्सपेंस बढ़ जाने से ये जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन वो काफी महंगा हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन गैस महंगी हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि इसमें एक एक्सटर्नल मटेरियल है, इस रिएक्शन में एक एक्सटर्नल मटेरियल मिला दिया गया। वो एक्सटर्नल मटेरियल कौन था, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। इस एक्सटर्नल मटेरियल को मिलाते ही जो ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन था वो काफी तेज हो गया और टेम्परेचर भी इतना हाई देने की जरूरत नहीं है। कितना टेम्परेचर हो गया, 473 टू 633 केल्विन टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका MnO2 है वो उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन काफी फास्ट हो गया और इसके लिए जो जरूरी टेम्परेचर था वो भी क्या हो गया, कम हो गया, लेस हो गया। अब उसके बाद में जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हुआ तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यानी कि पोटेशियम क्लोरेट पूरी तरह से पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस में चेंज होने के बाद हमने जब देखा कि प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद हमने जिस शेप में MnO2 पाउडर डाला था, यानी MnO2 जिस शेप में डाला था,
जो उसका मास था, यानी कि MnO2 के शेप में, साइज में, मास में कोई चेंज नहीं आया, जबकि रिएक्शन बहुत ही कम टाइम में क्या हो गया, कंप्लीट हो, यानी कम टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कम टेम्परेचर पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो MnO2 एक्सटर्नल मटेरियल था उसको जब मैंने मेजर करने की कोशिश किया तो उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, उसका जो मास है, जो वॉल्यूम है, उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आया। तो लोगों ने सोचा कि आखिर MnO2 ने रिएक्शन को फास्ट कैसे किया और इसी MnO2 का रिएक्शन फास्ट कैसे हुआ, ये बाद में एडजॉर्प्शन थ्योरी के थ्रू आप समझेंगे। लेकिन अभी पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो आपका पोटेशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन गैस बन रहा है, इस गैस के दौरान ये जो आपका इस रिएक्शन के दौरान जो आपका MnO2 है वो है कैटलिस्ट। ठीक है, फिर मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो गया, लेकिन MnO2 के शेप, साइज और वॉल्यूम, मास में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि MnO2 के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुआ, लेकिन MnO2 ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब वही डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर दे, किसी भी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, लेकिन वो खुद उसमें पार्टिसिपेट न करे, यानी कि उसमें भाग न ले, उसी को हम कहते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के हेल्प से हम हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं कैटलिसिस। ओके, अब हमारे समझ से कि आप इसको अच्छे समझ गए होंगे, तो इस रिएक्शन के लिए MnO2 क्या रहा, कैटलिस्ट रहा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कैटलिस्ट होता है वो ग्रीन केमिस्ट्री में आता है, यानी कैटलिस्ट यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है और जो आपका एक्सपेंस है, टेम्परेचर है, प्रेशर, वो सारे के सारे किसमें चले जाते हैं, यानी डिक्रीज कर जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे लिए वो रिएक्शन करना काफ़ी आसान हो जाता है और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी सॉल्व हो जाता है। नहीं, जो कैटलिस्ट होते हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री में आते हैं। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि कैटलिस्ट के टाइप, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम बढ़ा रहे हैं, अब कैटलिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने के रेफरेंस में हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। एक नंबर 1 आपको मैं लिख देता हूं, यहां पे हो गया आपका पॉजिटिव कैटलिसिस एंड नंबर 2 जो है वो है नेगेटिव कैटलिसिस। अच्छा, अब जरा से देखिए कि पॉजिटिव कैटलिसिस क्या है। पॉजिटिव आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, नेगेटिव क्या है वो भी आप समझ चुके होंगे। यानी कि अगर हम बात करें पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या मतलब है, यानी ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है उस रिएक्शन के रेट को क्या कर दे, फास्ट कर दे। जो रिएक्शन चल रहा है उस रिएक्शन को फास्ट कर दे तो उसे हम कह देते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो रिएक्शन ऑलरेडी चल रहा है उस रिएक्शन में एक्सटर्नल मटेरियल हम जो डालते हैं, जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, तो उसे हम कह देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि पोटेशियम क्लोराइड का रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन चल रहा था, फिर हमने क्या डाल दिया, MnO2 डालने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, ये MnO2 तो कैटलिस्ट है, लेकिन कौन सा वाला कैटलिस्ट है, ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। अब दूसरा हम आपको एक बात करते हैं कि जैसे सपोज दैट आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए, यानी कि आपके कलरलेस बोतल में रख दिया जाए, तो वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, ये ऑलरेडी डिकम्पोज हो जाता है किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। अब देखो वाटर और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दोनों के कैरेक्टर अलग अलग है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों के नेचर अलग अलग है। लेकिन अब सवाल यहां पर होता है कि हमारे पास था हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में इसका क्या चल रहा था, डिकम्पोजिशन चल रहा था। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले से चल रहा है, अब इस रिएक्शन को हमें रोकना है। अब इस रिएक्शन को हम रोक देते हैं, यानी कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम रोक रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ एक्सटर्नल मटेरियल डालेंगे। जब एक्सटर्नल मटेरियल हम डालेंगे तो उस एक्सटर्नल मटेरियल के प्रेजेंस में ये रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑलरेडी कैरी कर रहा है, जो ऑलरेडी चल रहा है, उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, वो स्लो कर देता है। तो इस टाइप का जो एक्सटर्नल मटेरियल होता है वो स्पेशली होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। अब जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन ना हो,
उसके लिए हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पहले से मिक्स कर दिया होता है फास्फोरिक एसिड। ध्यान रखिएगा। तो पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्शन पहले चल रहा था, उसमें MnO2 डाल दिया, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया, वो हो गया पॉजिटिव कैटालिसिस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा था, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। ऐसे कंडीशन में इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमको बचाना, यानी ये रिएक्शन ना होना, ये रिएक्शन ना हो, इसके लिए हम उस रिएक्शन में यानी उस केमिकल यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या मिक्स कर देते हैं? फास्फोरिक एसिड। इसका सीधा सा मतलब है कि जो फास्फोरिक एसिड हो रहा है वो इस रिएक्शन के रेट को कम कर दे रहा है, यानी इस रिएक्शन के रेट को कम करना मतलब ये जो रिएक्शन चल रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो फास्फोरिक एसिड हुआ वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रोक रहा है, जबकि MnO2 जो है वो पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फास्फोरिक एसिड स्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा एक्सटर्नल मटेरियल जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करे उसे कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, और ऐसा एक्सटर्नल मटेरियल जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दे उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, अब हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी यहाँ हो गया आपका CaCl3। अब इसका जो ऑक्सीडेशन होगा उससे बनता है फॉस्फिन गैस। मान लीजिए यहाँ हो गया आपका H2O। अब यहाँ पे हमने ले लिया है COCl2 प्लस HCl। तो अब यहां पे हम ले लेते हैं कितना? HCl हो गया। आपका ऑक्सीडेशन हम करा देते हैं, यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं, 1/2 O2। अब आप जरा सा देखिए कि ये जो प्रोसेस चल रहा है यानी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है, उससे क्या बन रहा है? फॉस्फिन गैस। अब ध्यान आपको समझना है कि जो क्लोरोफॉर्म का ये प्रोसेस यानी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन अब ये क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है तो फॉस्फिन गैस बनता है। ये जो फॉस्फिन गैस है वो काफी पॉइजनस यानी बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है, और ये क्लोरोफॉर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें रोकना है, और जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन रिएक्शन रोकते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं एल्कोहल। जब हम एल्कोहल यूज करते हैं तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो रुक जाता है। किसकी वजह से? एल्कोहल की वजह से। इस वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एल्कोहल है वो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपका फास्फोरिक एसिड है, जो एल्कोहल है, वो किस में जाएंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट में जाएंगे। जबकि अब मान लीजिए अमोनिया के फॉर्मेशन में हाइबर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसमें हम आयरन यूज करते हैं। आयरन भी क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ये आपका MnO2 क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट में जाएगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दे वो नेगेटिव कैटलिस्ट में जाएगा। ठीक है, अब हम इसी में थोड़ा सा और कुछ बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है कैटलिस्ट पॉइजन एंड कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट पॉइजन और कैटलिस्ट प्रमोटर। अब जरा सा देखिए कि कैटलिस्ट पॉइजन क्या है और कैटलिस्ट प्रमोटर क्या है। अभी आपको मैंने बताया कैटलिस्ट क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रमोटर और इनहिबिटर मतलब पॉइजन। प्रमोटर क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप एजुकेशन कर रहे हो, आप कैटलिस्ट हो। मान लीजिए आप एजुकेशन कर रहे हो, प्रॉपर स्टडी करते जा रहे हो, उसी बीच आपके फादर आपके पास आते हैं, वो बोलते हैं बेटा अच्छा करना, अच्छे से पढ़ाई करना। तो अब क्या होता है? इंटरनली आप मोटिवेट हो जाते हो। इसका मतलब क्या है कि अब वो एग्जाम आपको देना है, स्टडी भी आपको करना है, सारा का सारा प्रोसेस आपको होना है, लेकिन आपके पिताजी ने आपको थोड़ा सा बोल दिया बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करना। इससे आपकी जो पढ़ने की कैपेसिटी थी उसको आपने बढ़ा दिया, पढ़ने का टाइमिंग बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि सारा प्रोसेस आपके साथ होने वाला है, लेकिन आपके प्रोसेस को इंक्रीज कर दिया किसने? पिताजी ने। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पिताजी बने वो आपके लिए क्या बने? प्रमोटर। ऐसे ही आपको बताना है कि एनी मटेरियल विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है वो उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर। यानी एनी मटेरियल विच कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज कैटलिस्ट प्रमोटर। अब कैटलिस्ट प्रमोटर के फॉर्म में आपको एग्जांपल बताया जाएगा कि हाइबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनाया जा रहा था उसमें जो आयरन था वो कैटलिस्ट है, लेकिन उस कैटलिस्ट यानी आयरन का जो प्रोसेस है
आयरन का जो प्रोसेस है यानी वो कैटालिटिक प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने के लिए उसमें मिक्स कर दिया जाता है मॉलिब्डेनम। अगर मॉलिब्डेनम हम मिक्स कर देते हैं तो वो आयरन की एक्टिविटी को और भी बढ़ा देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है। दूसरा बात ये है, यहां पे है आपका कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन क्या है, मतलब कोई भी कैटलिस्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन काफी तेजी के साथ आगे जा रहा है, वो जो कैटलिस्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन अब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए जो मटेरियल यूज हो जाए उसी को हम कह देते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। यानी कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है कैटलिस्ट प्रमोटर, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उससे हम कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। अब कैटलिस्ट पॉइजन के फॉर्म में हम आर्सेनिक लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोबाल्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, कैटलिस्ट पॉइजन और कैटलिस्ट प्रमोटर, यानी कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाए प्रमोटर, कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज कर दे उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट पॉइजन, ठीक है। अब हमारा जो अगला एक्सप्लेनेशन है वो आपका है कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है। कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है उसके लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहला, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन, हैबर प्रोसेस अमोनिया का फॉर्मेशन आप सभी को पता है कि आयरन कैटलिस्ट के फॉर्म में उसमें यूज किया जाता है। अब आयरन कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है। गैसियस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब उसके अंदर हम आयरन डाल देते हैं तो आयरन क्या करता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को दोनों अपने सरफेस पे, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैसेस को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करके डिपोजिट कर देता है। फिर उनके बीच में क्या होने लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड मेक हो जाता है, अमोनिया बन जाता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब आपको सिंपल ये करना है कि कैटलिस्ट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द रिएक्शन, यानी जो भी कैटलिस्ट है वो और कैसे करता है, जिसमें मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि कैटलिस्ट के सरफेस पे केमिकल रिएक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि कैटलिस्ट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द केमिकल रिएक्शन। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आपको शायद ये ग्राफ याद होगा, जिसमें आपको यहां पे बताया जाता है, यहां पे हमने लिख दिया है एनर्जी और यहां पे हमने लिख दिया है रिएक्शन कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट। आपको याद होगा कि कुछ ग्राफ ऐसे जा करके ऐसे जा रहा था, जिसमें आपको ये बताया गया था, ये क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। अब यहीं से ग्राफ वापस हम लेके जा रहे हैं, यहां पे वापस हो गया, मान लीजिए कि यहां पे ले लेते हैं A2 प्लस B2, यहां पे बन गया 2AB, ठीक है। अब यहां पे ये भी क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि ये जो ऊपर वाला है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को हमने क्या लिख दिया, EA, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है दूसरी रिएक्शन के लिए तो हो जाएगा आपका EA डैश। क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि जो ऊपर वाला है वो है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, और जो नीचे वाला रिएक्शन है वो हो गया विथ कैटलिस्ट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट हो जाता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो विदाउट कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनने में टाइम भी लग जाता है, इसके साथ साथ एनर्जी बैरियर भी काफी अधिक होता है। तो अगर कैटलिस्ट नहीं है, अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट चल रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट बनने में टाइम ज्यादा लगता है, प्रोडक्ट बनने में एनर्जी भी ज्यादा लगती है। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया कि उसी रिएक्शन में क्या उपस्थित कर दिया, कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो उस रिएक्शन जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। मतलब साफ है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड ड्यू टू दिस रीजन रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट, एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है।
अब जो तीसरा पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, कैटलिस्ट आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इन इक्वल प्रोपोर्शन, बट कैटलिस्ट कैन नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन है, तो जो आपका कैटलिस्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन भी इंक्रीज कर देता है, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इंक्रीज कर सकता है, इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट के पर्पस में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट। यानी कि फिजिकल स्टेट, आपको पता है फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के कैटलिस्ट है, जिसमें से नंबर एक होमोजीनियस कैटलिसिस या कैटलिस्ट, और सेकंड हो गया आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ओके। अब होमो का मतलब क्या होता है? सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। सीधा सा मतलब है, आपको यहाँ पे हल्का सा आपको हिंट मिल जा रहा है। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं कि कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट सेम हो जाए, तो उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं होमोजीनस कैटलिसिस। फिर से सुन लीजिए, व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट आर सेम, दैट इज नोन एज होमोजीनस कैटलिस्ट। अब होमोजीनस कैटलिस्ट में आपको एग्जांपल देना है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया है सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी कि यहां हम ले लेते हैं C12H22O11, यहां पे लिख दिया हमने क्या? एक्वस। इस एक्वस सुक्रोज सोल्यूशन में हमने क्या मिक्स कर दिया है? H2O। इसका स्टेट क्या है? लिक्विड। और इसको हम हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम क्या करेंगे? H+ यानी किसी एसिड का यूज करेंगे, वो भी क्या होगा? एक्वस। एक्वस मतलब लिक्विड स्टेट। ये चेंज हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये भी एक्वस हो गया और ये भी क्या हो गया? एक्वस हो गया। चलो ध्यान लगाइए, एक्वस का मतलब है स्टेट की हम बात कर रहे थे, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे। एक्वस का मतलब होता है लिक्विड स्टेट। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये एक्वस यानी लिक्विड स्टेट है, ये भी लिक्विड स्टेट है, और इसको हाइड्रोलिसिस कराने के लिए, इसको डिकम्पोज कराने के लिए, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए जो हमने कैटलिस्ट यूज किया है वो एसिड है, और एसिड भी एक्वस है। मतलब कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट भी लिक्विड स्टेट में है और कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में है, तो ये हो जाएगा होमोजीनस कैटलिसिस। सेकंड थिंग्स, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। दूसरा हो गया 2SO2 प्लस O2 चेंज इनटू 2SO3। अब यहां पे हो गया आपका NO, ये हो गया गैस, ये भी गैस, और ये भी क्या है? गैस है, और ये भी क्या है? गैस है। छोड़ो प्रोडक्ट को, बात प्रोडक्ट नहीं लेना है, हमें लेना है रिएक्टेंट का फेस, कैटलिस्ट का फेस। अब देखिए लेड चैम्बर मेथड से जो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं, तो उसका क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन हमें ये रिएक्शन नहीं देखना, हमें कैटलिस्ट का देखना है, कैटलिस्ट का फेज देखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि NO जो है उसका कैटलिस्ट का जो फेज है, NO कैटलिस्ट और कैटलिस्ट का फेज है गैस, और यहाँ ऑक्सीजन भी गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। तो आपको क्या दिख रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस स्टेट में है और NO भी गैस स्टेट में। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का जो फेज है वो सेम है। इसका मतलब ये हो गया होमोजीनस कैटलिसिस। एक थर्ड रिएक्शन आपको देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट लेते हैं तो ये हो गया आपका CH3COO and C2H5 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये भी क्या हो गया? एक्वस। ये हो गया लिक्विड, और यहाँ पे हो गया आपका एक्वस। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? CH3COOH एक्वस एंड C2H5OH, ये भी क्या हो गया? एक्वस हो गया। आप ध्यान से देखिए फिर से,
यानी कि एथाइल एसीटेट का हम अगर हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इस प्रोसेस के लिए हमने एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज किया है, और जो भी एसिड हमने लिया है वो एक्वस फॉर्म है। आप HCl ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे HCl ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है कि एथाइल एसीटेट भी लिक्विड स्टेट में है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, और उसके लिए जो कैटलिस्ट लिया गया H+ वो भी कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये सारे जो एग्जाम्पल चल रहे थे वो होमोजीनस कैटलिस्ट का चल रहा था। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के फेज और कैटलिस्ट के फेज, रिएक्टेंट के फेज कैटलिस्ट के फेज, रिएक्टेंट के फेज कैटलिस्ट के फेज सेम है। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फेज सेम हो तो होमोजीनस कैटलिस्ट होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब साफ है कि जिस फेज में रिएक्टेंट हो उसी फेज में कैटलिस्ट न हो, सीधा सा मतलब है। यानी कि फेज ऑफ रिएक्टेंट और फेज ऑफ कैटलिस्ट क्या हो, डिफरेंट हो। अगर फेज ऑफ रिएक्टेंट और फेज ऑफ कैटलिस्ट डिफरेंट हैं तो वो हो जाएगा हेटेरोजीनस कैटलिसिस। मतलब when the physical state of reactant and the physical state of the catalyst are different, that is known as heterogeneous catalyst। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको ये काफी अच्छे से आपने पढ़ा होगा, ये हाइबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन जब हम करते हैं तो यहाँ आ जाता है आपका N2+3H2, और आपको पता है कैटलिस्ट के फॉर्म में हम क्या लेते हैं, आयरन। यहाँ हो जाता है 2NaS3। ये भी हो गया गैस, ये भी हो गया गैस, और ये भी हो गया गैस। अब जरा सा देखिए कि हाइबर प्रोसेस से अमोनिया का जो फॉर्मेशन चल रहा है, हाइबर प्रोसेस से जो अमोनिया का फॉर्मेशन चल रहा है वो स्पेशली नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस यानी रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में है, जबकि कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का जो फेज है वो सेम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनस कैटलिसिस। नेक्स्ट आप यहां ले लीजिए 2SO2+, यहाँ पे हो गया आपका O2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, V2O5, ये हो गया 2SO3। ये हो गया सॉलिड, ये भी हो गया आपका गैस, और ये हो गया आपका गैस। अब देखिए यहाँ पर लेड चैम्बर मेथड से जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना था उसमें NO गैस था, और ये हो गया आपका कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस से जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं तो रिएक्शन दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ पे NO यहाँ पे होमोजेनस कैटलिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, और जबकि यहाँ पे V2O5 जो है वो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कांटेक्ट प्रोसेस। V2O5 यानी बेंडेनियम पेंटॉक्साइड एक्ट एज कैटलिस्ट व्हिच आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, व्हाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में, यानी ये दोनों गैस स्टेट में और कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये हेटेरोजेनस कैटलिसिस है। अब हम आपको थर्ड एग्जांपल बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको ले सकते हैं यहाँ पे NaS3, ये ले लिया हमने 4, प्लस हमने ले लिया ऑक्सीजन, बाद में बैलेंस कर लेंगे, इसको हम देख लेते हैं। 4NO+6H2O, यानी यहाँ पे ले लीजिए आप 5O2, और यहाँ पे हमने ले लिया है PT सॉलिड। ये क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है। अब फिर से देखिए कि नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में, यानी नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, प्लेटिनम के प्रेजेंस में हो रहा है। इसका मतलब अमोनिया रिएक्टेंट, ऑक्सीजन गया है, रिएक्टेंट है, और प्लेटिनम क्या है, कैटलिस्ट है। अब जरा देखिए इसका फिजिकल स्टेट क्या सेम है, नहीं है। मतलब अमोनिया भी गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, जबकि प्लेटिनम सॉलिड फॉर्म में है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट है तो हेटेरोजेनस, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम है तो होमोजेनस। ठीक, अब हम इसके बाद बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस। इसको थोड़ा आप अच्छे से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसलिए एडजॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस, यानी यहाँ पे हम हेटेरोजेनस कैटलिसिस ही पढ़ेंगे और उसका जो थियरी है वो कौन सा है, एडजॉर्प्शन थियरी है। अब जरा सा देखिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस। अब एडजॉर्प्शन थियरी आप क्या है वो इसके पहले आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। एडजॉर्प्शन क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है।
अब यहाँ पे दो मेथड है, एक है ओल्ड मेथड ऑफ द हेटेरोजेनस कैटालिसिस और दूसरा है मॉडर्न मेथड ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। एक बात ध्यान रखिए कि जो मॉडर्न मेथड है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड पे डिपेंड करता है और जो ओल्ड मेथड है वो एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो मॉडर्न थियरी है हेटेरोजेनस कैटालिस्ट की, जो मॉडर्न थियरी है उसमें ओल्ड थियरी को भी मिक्स किया गया है। तो अब ओल्ड थियरी क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या है। हेटेरोजेनस कैटालिसिस सीधा सा मतलब है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द यानी फेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड फेज ऑफ द कैटालिस्ट आर डिफरेंट। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो कैटालिस्ट लिया है वो लिया है सॉलिड स्टेट में और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो गैसियस और लिक्विड स्टेट। मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में होगा या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में होगा यानी लिक्विड स्टेट में होगा, और जो हमारे पास कैटालिस्ट है वो हम क्या लेंगे, उसको कैटालिस्ट हम लेंगे सॉलिड। अब क्वेश्चन यहां पर होता है कि जो कैटालिस्ट है उसका सरफेस जो है वो काफी ज्यादा है। अगर कैटालिस्ट का सरफेस ज्यादा है तो आपको मैंने इसके पहले ही बताया था कि एडजॉर्प्शन थियरी क्या बताता है। एडजॉर्प्शन थियरी बताता है कि कैटालिस्ट के सरफेस पे जो रिएक्टेंट पार्टिकल होते हैं वो आकर डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से कैटालिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ध्यान से समझिएगा, ओल्ड थियरी टोटली डिपेंड ऑन एडजॉर्प्शन and modern theories depend on the old theory and intermediate compound। अभी मॉडर्न थियरी में हम आपको बताएं क्योंकि मॉडर्न थियरी में ओल्ड थियरी के साथ मिक्स करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, लेकिन पहले आप ओल्ड थियरी समझिए क्योंकि ओल्ड थियरी अगर आप अच्छे समझ गए तो मॉडर्न थियरी समझने में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होती। अब जरा सा सोचिए, हेटेरोजेनस कैटालिस्ट मतलब कैटालिस्ट कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। और मान लीजिए कैटालिस्ट को हमने क्या लिख दिया है, सी लिख दिया। अब जो कैटालिस्ट है वो सॉलिड के फॉर्म में होगा और जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में होगा या फिर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा यानी कि लिक्विड स्टेट में होगा। अब एडजॉर्प्शन थियरी क्या बताता है कि अब यहां पे जो कैटालिस्ट है वो हो गया एडजॉर्बेंट और जो रिएक्टेंट है वो हो गए एडजॉर्बेट। अब रिएक्टेंट पार्टिकल जो होता है वो कैटालिस्ट के सरफेस पे जाकर डिपॉजिट होता है। जब कैटालिस्ट के सरफेस पे जाकर डिपॉजिट होता है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एडजॉर्प्शन, यानी कैटालिस्ट ने अपने सरफेस पे रिएक्टेंट पार्टिकल को एडजॉर्ब कर लिया। जब एडजॉर्प्शन हुआ तो सीधा सा मतलब है कि एडजॉर्प्शन के समय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कैटालिस्ट के सरफेस पे इंक्रीज हो जाता है और जब एडजॉर्प्शन थियरी के थ्रू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैटालिस्ट के सरफेस पे इंक्रीज हो जाता है तो एक फैक्टर है कंसंट्रेशन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। मतलब सीधा सा मतलब है कि कैटालिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट पार्टिकल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। दूसरी बात हम बताते हैं कि एडजॉर्प्शन थियरी एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो दैट एनर्जी आर यूज्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मतलब पहला जो थियरी यानी ओल्ड थियरी जो बता रहा है एडजॉर्प्शन हुआ तो सरफेस पे यानी रिएक्टेंट के सरफेस यानी कैटालिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब कैटालिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। इस तरह आप कह सकते हैं कैटालिस्ट वर्क करता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो आपका एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी यूज हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि एडजॉर्प्शन थियरी से आपको ये पता चल चुका होगा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से भी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देने से यानी एनर्जी इंक्रीज कर देने से भी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन तो फास्ट हो गया लेकिन कैटालिस्ट के सरफेस पे सिर्फ एडजॉर्प्शन हुआ है जिसकी वजह से जो कैटालिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब हम जो मॉडर्न थियरी बताने जा रहे हैं तो मॉडर्न थियरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड थियरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब जो मॉडर्न थियरी है उसके 5 बेसिक रिक्वायरमेंट है। 5 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जिसमें से हम बात करते हैं नंबर 1, रिएक्टेंट मस्ट बी डिफ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। मॉडर्न थियरी का आप ध्यान से समझिएगा कि रिएक्टेंट को कैटालिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज होना चाहिए, यानी कि डिफ्यूज यानी
फैलना चाहिए, उसका विसरण होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट के सरफेस पे कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट डिफ्यूज करना चाहिए, यानी कि उसके सरफेस पे रिएक्टेंट आना चाहिए। दूसरी बात है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। पहला पॉइंट फिर से सुन लीजिए, पहला पॉइंट ये है रिएक्टेंट मस्ट बी डिफ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट का आना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, रिएक्टेंट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी जो रिएक्टेंट पार्टिकल है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होने चाहिए, एडजॉर्ब होने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जब रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है तो बनता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, वही इंटरमीडिएट कंपाउंड या प्रोडक्ट जो भी आप कहते हैं, वहां से रिएक्शन स्टार्ट होता है, यानी वहां पर रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, प्रोडक्ट के बीच का बॉन्ड फॉर्म होता है। चौथा पॉइंट यह है कि प्रोडक्ट आर डिसॉर्प्शन, यानी कि कैटलिस्ट के सरफेस पे से प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, डिसॉर्प्शन, मतलब कैटलिस्ट के सरफेस पे जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे कहां जाना चाहिए, इवेपोरेट होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट आपका ये है कि रिएक्टेंट मस्ट बी इवेपोरेट अवे टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इवेपोरेट होना चाहिए, प्रोडक्ट इवेपोरेट होना चाहिए अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बन चुका है वो कैटलिस्ट के सरफेस से दूर इवेपोरेट होना चाहिए, दूर चला जाना चाहिए, ताकि जो कैटलिस्ट का सरफेस है वो फिर से फ्री हो जाए रिएक्शन को कराने के लिए, यानी रिएक्शन अगेन एंड अगेन इंक्रीज करता जाएगा। तो ये पांचों पॉइंट का अच्छे से आप समझिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। रिएक्टेंट मस्ट बी डिफ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्टेंट आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, व्हेन reactant are adsorbed on the surface of catalyst, the intermediate compound is formed, that intermediate compound to making and breaking up the bond between the reactant and product। fourth number point है product are desorbs, यानी desorption of product on the surface of the catalyst, and last point आपका है evaporation of product is away from the surface of catalyst due to catalysts are totally free from the product and take part in the reaction again and again। बस समझ गए। अब जरा सा इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या है। आइए देखते हैं। मैकेनिज्म में आपको ये बताया जा चुका है कि एडजॉर्प्शन जो थियरी है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स होता है, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे फ्री वैलेंसी होती है, यानी जो एडजॉर्बेंट है उसके सरफेस पे अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, जो एडजॉर्बेंट है उसके पास फ्री वैलेंसी होती है। इसका मतलब क्या है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे एक इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स होता है और कैटलिस्ट के सरफेस पे फ्री वैलेंसी होती है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये ले लिया है, ये हमने कैटलिस्ट बना दिया है, इंटरमीडिएट जो हमने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये हो गया आपका कैटलिस्ट सी। ठीक, अब ये जो भी आपको दिख रहे हैं जो बॉन्ड आपको छूटे हुए, इसको आपको ये समझना है कि फ्री वैलेंसी है कैटलिस्ट का, या फिर आप समझ सकते हैं उसके पास इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स है। आगे रिएक्टेंट है A प्लस बी, यानी A और B दोनों रिएक्टेंट, ठीक है, यानी ये जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है और जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में। अब क्या होगा, अब ये जो आपके रिएक्टेंट हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो कैटलिस्ट के सरफेस पे आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो हो जाएगा आपका इस प्रकार। यहां हमने ले लिया है A, यहां हमने ले लिया है B, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैटलिस्ट का सरफेस हो गया जिसमें फ्री वैलेंसी है, वो आप देख पा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में एडजॉर्प्शन हो गया और बन गया एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब क्या हो रहा है आप ध्यान से देखिएगा, कैटलिस्ट के पास फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी
की वजह से ए और बी दोनों इसके सरफेस पे अट्रैक्ट हुए। फिर ए भी कैटलिस्ट के साथ बाइंड हो गया यानी कि सरफेस पे आ चुका है, और बी भी कैटलिस्ट के सरफेस पे आ चुका है। अब ए और बी जो पहले नहीं मिल रहे थे, रिएक्शन नहीं हो रहा था, वो इन दोनों कैटलिस्ट जो है वो सरफेस पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक इंटरमीडिएट यानी आप कह सकते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट होता है। जब अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट होता है तो इसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसको क्या बोल देते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा कि अब ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसको आगे हम भेज देते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया आपका कैटलिस्ट हो गया, अब ये इस तरह आपका कैटलिस्ट हो गया, तो इसके पास फ्री बैलेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया ए और बी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट एडजॉर्ब हुए। जब कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट एडजॉर्ब हुए यानी फ्री बैलेंसी की वजह से, तो रिएक्टेंट जो है एक दूसरे के पास में आए। जब रिएक्टेंट एक दूसरे के पास आए तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने लगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने लगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, इसी स्टेट को हम क्या कह देते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में जो आपका प्रोडक्ट है यानी कि आपका ए और बी जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो चुका था, वो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है और धीरे से बाहर निकल जाता है, यानी कि इवेपोरेशन हो जाता है। और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ जो कैटलिस्ट था वो पहले जैसे था वापस वो वैसे ही मिल गया। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों सेम है। इसी को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, जिससे आप समझ गए कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है। तो ये आपका था मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो डिपेंड है इंटरमीडिएट कंपाउंड पे, लेकिन जो मॉडर्न थियरी है वो मिक्सिंग है ओल्ड थियरी और मॉडर्न थियरी का, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी इसका लिमिटेशन क्या है, एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का लिमिटेशन ये है कि ये कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करता है। ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करता है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जो प्रमोटर है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है, जो पॉइजन है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे डिक्रीज करता है। मतलब कैटलिस्ट प्रमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस ये इतना एक्सप्लेन करता है कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है, रिएक्शन रेट को फास्ट कैसे करता है, और लास्ट में कैटलिस्ट अपने ओरिजिनल स्टेट पे कैसे मिल जाता है। तो इसका लिमिटेशन ये है कि दिस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ द प्रमोटर एंड पॉइजन, यानी पॉइजन और प्रमोटर का रोल क्या है, वो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं, वो इसको एक्सप्लेन यानी ये थियरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं कैटलिस्ट का जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैटलिस्ट के बताया जा रहा है, जिसमें आपको 3 पॉइंट हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से नंबर 1 सेलेक्टिविटी, नंबर 2 एक्टिविटी एंड नंबर 3 शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अभी सेलेक्टिविटी और शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट को हम एक साथ लेंगे। पहले हम लेना चाहते हैं एक्टिविटी। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, एक्टिविटी क्या है। कैटलिस्ट मस्ट बी एक्टिव, यानी कि कैटलिस्ट को एक्टिव होना चाहिए। कैटलिस्ट मस्ट बी एक्टिव, बट देयर एक्टिविटी इज नॉट मोर फॉर वन रिएक्टेंट एंड नॉट मोर फॉर अदर रिएक्टेंट। यानी कैटलिस्ट को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट के लिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरे रिएक्टेंट के लिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो एक रिएक्टेंट को कैटलिस्ट अपने सरफेस पे जगह देगा, लेकिन दूसरे रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे जगह नहीं देगा।
जिसकी वजह से दो रिएक्टेंट जब तक मिलेंगे नहीं तब तक प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कैटलिस्ट को एक्टिव होना चाहिए, ये फाइनल है, कैटलिस्ट को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन उसकी एक्टिविटी जितने भी रिएक्टेंट हैं सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर सबके लिए उसकी एक्टिविटी सेम है तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा, और अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी किसी एक रिएक्टेंट के लिए ज़्यादा है और दूसरे रिएक्टेंट के लिए कम है तो याद रखिएगा वो केमिकल रिएक्शन होने वाला नहीं है। बात समझ गया? यानी कैटलिस्ट मस्ट बी एक्टिव बट देयर एक्टिविटी इज नॉट मोर फॉर वन रिएक्टेंट एंड नॉट लेस फॉर अदर रिएक्टेंट। मतलब एक रिएक्टेंट के लिए उसकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरे रिएक्टेंट के लिए कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितने भी रिएक्टेंट हैं कैटलिस्ट को एक्टिव होना चाहिए और वो सभी, उसकी जो एक्टिविटी है वो सभी रिएक्टेंट के लिए सेम होना चाहिए, ताकि सभी जो रिएक्टेंट उसके सरफेस पर अट्रैक्ट हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, फिर ये प्रोसेस धीरे धीरे चलता रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट को एक्टिव होना चाहिए, यानी कैटलिस्ट मस्ट बी एक्टिव, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी है वो सभी रिएक्टेंट के लिए सेम होना चाहिए। अब एक बात हम यहाँ करते हैं सिलेक्टिविटी की, कि सिलेक्टिविटी क्या है। अब देखो एक बात आपको सिंपल से आपकी जनरल लाइफ में होता है कि आप किसी भी टीचर को, जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स का भी टीचर है, केमिस्ट्री का भी टीचर है, बायोलॉजी का भी टीचर है, इंग्लिश का भी टीचर है, मैथ का टीचर, मतलब बहुत सारे टीचर हैं, आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि अगर आपको केमिस्ट्री में पास होना है तो केमिस्ट्री वाले टीचर का ही सिलेक्शन करना है, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश वाले टीचर का सिलेक्शन कर लोगे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट आपको पाना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको पाना है, उस हिसाब से आपको कैटलिस्ट को सेलेक्ट करने होंगे। यानी एक कैटलिस्ट पूरे केमिकल रिएक्शन को नहीं करा सकता, मतलब कैटलिस्ट मस्ट बी सेलेक्टेड फॉर द डिफाइनाइट प्रोडक्ट, यानी किसी भी निश्चित प्रोडक्ट को पाने के लिए आपको कैटलिस्ट को सेलेक्ट करना होगा। यानी कैटलिस्ट मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर डिफाइनाइट प्रोडक्ट। ओके, अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट तो सेम है, लेकिन अलग अलग कैटलिस्ट में प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, अब जरा सा देखिए, हम यहाँ पे ले रहे हैं CO प्लस H2, CO प्लस H2, फिर CO प्लस H2। अब यहाँ पे आपका बन रहा है CH3OH, यहाँ पे बन रहा है SCHO और यहाँ पे बन रहा है CH4 एंड H2O। आपको बताया कि सिलेक्टिविटी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो अलग अलग है। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है, अगर कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है। अब सवाल यहाँ पर है कि अगर आप जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं, देखिए सिलेक्शन, हमने कैटलिस्ट का सिलेक्शन अलग अलग किया है, कैटलिस्ट का सिलेक्शन अलग अलग किया है तो प्रोडक्ट भी अलग अलग मिले हैं, जबकि रिएक्टेंट तीनों के सेम है। याद रखिएगा कि एक कैटलिस्ट सभी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं करा सकता, अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें अलग अलग टाइप का क्या लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। जिसमें आपको यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने एक ही टाइप का रिएक्टेंट लिया, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, आप इसको देख पा रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया है, कैटलिस्ट चेंज कर दिया है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ क्रोमियम ऑक्साइड है तो हमको क्या मिल गया, मेथिल अल्कोहल। यहाँ पे कॉपर है तो हमें क्या मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे निकल है, क्या मिल गया, मेथेन गैस और वाटर। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें रिएक्टेंट सेम हो, लेकिन अगर हमको डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए तो ऐसे कंडीशन में हमें डिफरेंट कैटलिस्ट का सिलेक्शन करना होगा। यानी अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हो सकता है सेम हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट की चॉइस के हिसाब से जो कैटलिस्ट है उसको सिलेक्ट करने होंगे। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पर है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जरा ध्यान से इसको समझिएगा। सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट में एक बेस्ट एग्जांपल आता है जियोलाइट। ध्यान रखिएगा, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट में एक बेस्ट एग्जांपल आता है जियोलाइट। तो जियोलाइट क्या है वो हम आपको आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है क्या, मतलब द कैटलिस्ट
which are depend the catalysis process which are depend on the shape and size of the reactant molecule is known as shape selective catalyst। यानी कि ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्टेंट के शेप और साइज पे डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जिसमें जो बेस्ट एग्जांपल आता है वो है जियोलाइट। अब इसको हम समझेंगे कैसे। जियोलाइट एक एल्युमिनोसिलिकेट है, आपको पता है जियोलाइट एक एल्युमिनोसिलिकेट है। अब जो जियोलाइट है एल्युमिनोसिलिकेट है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपको एक बात बता दें कि जो जियोलाइट का स्ट्रक्चर आप देखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एल्युमिनोसिलिकेट होता है, लेकिन उसके बीच में एक हनीकॉम्ब, यानी हनीकॉम्ब क्या होता है, आपने देखा होगा हनीकॉम्ब, उसमें क्या होता है बीच में होल्स होते हैं। तो जस्ट लाइक हनीकॉम्ब, यहाँ पे जियोलाइट के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक होल्स यानी पोर्स होते हैं, और उन होल्स या पोर्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर। ध्यान रखिएगा कि जियोलाइट नेचुरली मिल भी सकता है, यानी नेचुरली हमको जियोलाइट ऑब्टेन्ड होता है। इसके साथ साथ जो जियोलाइट होता है उसको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो जियोलाइट जो है वो एल्युमिनोसिलिकेट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रखता है, और इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उसके पास बहुत ही फाइन पोरस स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और उस पोर्स या होल्स का जो डायमीटर होता है वो 260 pm से लेकर के 740 pm तक होता है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का शेप और साइज 260 pm और 740 pm के बीच होगा उसी के लिए जियोलाइट कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट पार्टिकल है उनकी साइज इससे बड़ी है या फिर इससे छोटी है, तो आपको पता होता है आपके पास सिव होता है, सिव चलनी जिसको हम कहते हैं। तो चलनी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आटा चाल रहे हैं, आटा चालते समय जो उसके अंदर माइक्रो यानी जो आपके होल्स होते हैं, अगर आटे का जो पार्टिकल है यानी फ्लोर जो पार्टिकल है, आटे का जो पार्टिकल है वो अगर वो जो आपका होल है चलनी के अंदर जो होल है उसका उससे कम होता है तो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। और जो आपके पार्टिकल उससे बड़े होते हैं यानी होल से पार्टिकल बड़े हो गए तो कहाँ रह जाते हैं, ऊपर हो रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप चलनी के थ्रू क्या कर लेते हैं, बड़े और छोटे को सेपरेट कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है। लेकिन बहुत सारे जो आटे के पार्टिकल यानी फ्लोर पार्टिकल है वो उस होल्स में फंस जाते हैं, वो न तो नीचे जाते हैं न तो ऊपर रह जाते हैं। उनको निकालने के लिए हमें उस चलनी को अच्छे ढंग से पटकना होता है। तो सीधा सा मतलब है कि जियोलाइट इज द बेस्ट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या है? द कैटलिस्ट विच आर डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज नोन एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है जियोलाइट। जियोलाइट को जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसके पास एक माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। वो जो पोर्स होते हैं वो उनका डायमीटर क्या होता है 260 pm टू 740 pm। जिन भी रिएक्टेंट पार्टिकल का जो साइज है 260 pm से 740 pm के बीच होता है उसके लिए जियोलाइट होता है कैटलिस्ट। और जिनका शेप साइज इनके इससे ज़्यादा या फिर इससे कम हो जाता है वो उस रिएक्टेंट के लिए जो जियोलाइट हो जाता है वो होता है मॉलिक्यूलर सिव, मतलब आणविक चलनी हो जाता है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है कि जियोलाइट को शेप सेलेक्टिव के फॉर्म में यूज करने से पहले आपको उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा यानी गर्म करना पड़ेगा। गर्म क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि जियोलाइट एल्युमिनोसिलिकेट है यानी कि उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड ऑक्सीजन है, और सिलिका जेल आपको मैंने बताया था कि सिलिका जेल जो होता है वो अच्छा वाटर एब्जॉर्बेंट है यानी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जियोलाइट को यूज करने से पहले यानी कि जियोलाइट को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करने से पहले आपको उसको हीट करना है ताकि उसके सरफेस पे जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो चुका है, किसका, मॉइस्चर का जो एडजॉर्प्शन हुआ वो उस मॉइस्चर को रिमूव किया जा सके। जब सरफेस पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, नीट हो जाएगा, वाटर मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा तो वो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है जिसका नाम है ZSM5। अब ZSM5 मतलब जियोलाइट मॉलिक्यूलर सिव आप इसको कह सकते हैं। नंबर 5 यानी पोर्स का नंबर 5 होना चाहिए। ये जो ZSM5 है ये काफी अच्छा कैटलिस्ट है, और ये क्या करता है कि एल्कोहल का हाइड्रोजनेशन करा के डायरेक्ट गैसोलीन में चेंज कर देता है। इसका मतलब क्या है कि एल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करने के लिए ZSM5 जो है वो एक्ट एज कैटलिस्ट यानी वो कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है।
हम आज ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो पूरा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट के लिए है। अगर आप इस एक वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते तो आपको पूरी तरह से कैटलिस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।